हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। देखो, सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता। मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता ये टॉपिक कि कौन से वाटर, क्या से पैरामीटर जो कि अच्छे होते हैं और गंदे होते हैं, और ये कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारा जो वाटर है वो अच्छा है हमारे क्रॉप्स के लिए या फिर नहीं है, वो याद नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको ट्राई करूँगा जितना भी सिंपल वे में हो सके उसको समझाने का। ठीक है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये आप वीडियो आपको समझ में आ गई है ना। और आपको अगर नोट्स चाहिए, क्विजेस चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आके आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नो स्टार्ट करते हैं अपने अमेजिंग सेशन को। देखिए, अगर इस टॉपिक को भी भूल जाइए, आप मेरी बातों पे फोकस कीजिए। आप अपने घर के अंदर इतना अच्छा पानी ले रहे हो, मोटर से पानी लेते हैं, टंकी में जाता है, टंकी से फिर आपके नल में आता है, तो भाई क्यों हम ये दिमाग लगाते हैं, हम क्यों फिल्टर लगाते हैं, क्यों एक्वागार्ड लगाते हैं? हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमको प्योर वाटर मिले, हमको स्वस्थ हेल्दी वाटर मिले, और जिससे हमको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो डिजीज़ होती हैं वो आपके गंदे पानी पीने की वजह से होती है ना। तो आप तो भाई अपना जुगाड़ कर लिए, हमको तो भाई अच्छा पानी चाहिए, हम तो नल वाला पानी नहीं पियेंगे, हम तो फिर फिल्टर वाला ही पानी ही पियेंगे। ये आपके अकॉर्डिंग है, ताकि आपको किसी तरह की बीमारी ना लग जाए। अब आप इस अपने जगह के प्लांट को रख के सोचो कि आप अपने प्लांट्स को वो वाटर प्रोवाइड कर रहे हो जो कि उसके लायक है ही नहीं, तो क्या उसको डिजीज़ नहीं होंगी, उसकी प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। तो आप क्या किए, अपने फील्ड के अंदर गए और देखे कि भाई साहब, हमारा जो फील्ड का जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है। दैट मीन्स कि इसको वाटर की आवश्यकता है, या आपको उसको वाटर की आवश्यकता है। लेकिन आपने क्या किया, फिर कहीं ना कहीं से वाटर का जुगाड़ किया और आपने इरिगेशन कर दी। आप सोचे कि हाँ, अब इरिगेशन हो गया, मेरा काम आसान हो गया, हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होएगा, काफ़ी अच्छा यील्ड आएगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग सोच लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर सम टाइम आपने देखा कि हमने तो सारे चीज़ फॉलो किया, लेकिन फिर भी जो यील्ड है वो कम आ गया। प्लांट उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाए जितना अच्छा पहले हुआ था। ऐसा क्यों हो गया? तो इसके अलग अलग फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन उसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। कि भाई आपने जो इरिगेशन प्रोवाइड किया है ना प्लांट्स को, हो सकता है उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो सकता है उसमें मैग्नीशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो सकता है ना कि उसमें कुछ और आयंस का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो सकता ही नहीं हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने जो वाटर प्रोवाइड किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया हो, तो वो क्या करेंगे, प्लांट्स में जाके डिजीज़ कॉज कर देंगे। तो इसलिए हमको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम जो वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लांट्स को, वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो अब देखिए फटाफट से बोलता है कि भाई कि जो सूटेबिलिटी है आपका इरिगेशन वाटर का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि भाई आपके जो इरिगेशन वाटर है उसमें सॉल्ट किस टाइप का प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में सॉल्ट आपका प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको पता है कि प्लांट्स के लिए पहले 16 ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, बाद में फिर निकेलेट हो गया और टोटल मिला के 17 हो गया। ठीक है, 17 को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसको प्लांट को मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट पे क्या क्या आता है, NPK, और सेकेंडरी में क्या आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर आता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए बोलता है, इसको आपको पता होगा, इतना मैं सोच के चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये डेटा आपको पता है ना भाई साहब। बहुत लोग तो ये कन्फ्यूज होते हैं कि भाई प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट ही कितना है। तो पहले 16 हुआ करता था, बाद में निकल एड हो गया और फिर वो 17 हो गया। ठीक है, तो अभी 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए हैं। तो अब देखिए, अब बोलता है कि कुछ ऐसे हमारे केटायंस होते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे एनाइंस होते हैं जो कि जैसे कि क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर
घुले होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, तो इनका भी कंसंट्रेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर को डिफाइन करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बोरोन हो गया, सेलेनियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, फ्लोराइन हो गया। और ये क्या करते हैं, अगर इनका अमाउंट, इस आयन का अमाउंट एक्सेस हो गया आपके इरिगेशन वाटर के अंदर, तो ऑफकोर्स इरिगेशन वाटर दे रहे हो, फिर वो प्लांट्स ले रहा है, तो अगर फिर उस टाइप के प्लांट्स को या फिर उस वाटर को अगर कोई एनिमल फीड करता है या फिर उसको ड्रिंक करता है, तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। रीज़न क्या है कि ये जो होते हैं वो थोड़ा टॉक्सिक होते हैं ये आयंस, और इनका कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया दैट मीन्स कि फिर वो अफेक्ट्स करेगा। तो ये समझ में, इसका इंट्रोडक्शन था। आप होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो इरिगेशन वाटर है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है आपके क्रॉप्स के प्रोडक्शन को डिफाइन करने में। नो, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्राइटेरिया होते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके इरिगेशन वाटर को डिफाइन करते हैं। उनमें से एक क्या है आपका, सैलिनिटी हजार्ड, सोडियम हजार्ड, सॉल्ट इंडेक्स, अल्कैलिनिटी हजार्ड, परमेबिलिटी हजार्ड, स्पेसिफिक आयन टॉक्सिसिटी हजार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे क्या थे, टॉक्सिक थे ना, इनका कंसंट्रेशन भी एक मायने रखता है आपका इरिगेशन वाटर के लिए। ठीक है, 9, आगे बात करते हैं वन बाय वन। पहला आता है आपका सैलिनिटी हजार्ड। अब इसको समझने से पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप समझ के चलिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। देखिए, आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ पूरा प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, ये है आपका प्लांट। ठीक है, ये प्लांट है, और क्या हो गया यहाँ पे, इसका ये रूट। ठीक, ये इसका रूट है, ये प्लांट हो गया, इसका ये रूट हो गया। अब क्या होता है कि नॉर्मल केस में आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है प्लांट्स के अंदर, बट एनिमल के केस में क्या होता है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब आप यहाँ देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है, प्लांट का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। ये रूट है। अब रूट में क्या होता है कि आपको पता है, रूट के अंदर मिनरल्स का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो रूट के अंदर क्या है, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपके सॉइल है, सॉइल में कम है ना। अरे भाई, आपके जो रूट्स, आपके जो रूट्स हैं, इसमें क्या है, इसमें आपका मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा है ना, और आपके सॉइल में स्लाइटली कम होते हैं। तो वाटर क्या होगा, वाटर ऑफकोर्स वाटर सॉइल से क्या होगा, मूव करेगा आपके रूट की तरफ। दैट मीन्स ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा था। अरे भाई, आपने ये एग्जांपल आप जैसे हाथ समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने पिकल बनाया, अचार बनाया है, अचार में क्या होता है कि हमने पहले जो बाहर की जो एटमॉस्फेयर होती है, आपकी दादी बनाती होगी ना अचार। ये देखिए, ये है जार है, इसमें क्या करते हैं, बाहर की तरफ हम लोग सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रख देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं इसमें पिकल। फिर क्या होता है, पिकल से सारे वाटर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके सॉल्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम था। आपके जो सॉल्ट, आपके जो आपने यूज़ किया, मैंगो पिकल बना रहे हो तो उसमें कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसमें कम है, तो क्या होगा, वाटर इससे बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो नो प्रोसेस में यही काम करता है कि रूट के अंदर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो वाटर क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस में वर्क करता है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने जो इरिगेशन वाटर प्रोवाइड किया प्लांट्स को, उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे बाहर की तरफ सॉल्ट यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगेगा, यहाँ पे जमा होने लगेगा। आपने फिर इरिगेशन किया, उसमें फिर से जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन था ज़्यादा था, फिर से यहाँ जाके एक्युमुलेट होएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बाहर की तरफ, अब उल्टा हो गया, बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा हो गया और रूट में कम हो गया। तो फिर क्या होगा, जो रूट्स के जो वाटर होंगे वो सारे बाहर की तरफ आने लगेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा, और ये फिर विल्टिंग हो जाएगा, विल्ट कॉज करेगा। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस कैसे वर्क करता है ना। क्योंकि आपने ऐसा इरिगेशन वाटर प्रोवाइड किया जिसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा था, जिसके वजह से सॉइल में क्या हो गया, वो एक्युमुलेट होने लगा और कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो फिर यहाँ से वाटर क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, काफ़ी डिफिकल्ट होएगा उसको ऊपर की तरफ मूव करने में। तो फिर वाटर यहाँ पे रहने लगेगा और ऊपर वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो, क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो प्लांट में क्या क्या दिक्कत आती है। सबसे पहला कि उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा,
वाटर एबिलिटी जो प्लांट्स को मिल रहे थे वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे उल्टा हो गया, कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर बढ़ गया, नॉर्मली कम हुआ करता था। ठीक है, फिर प्लांट का जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, और सबसे मेजर क्या होता है वो विल्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, आपने देखा हो कई बार कि जो प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं, रीज़न यही होता है ना। और फिर इसके लीफ में क्या दिखाई पड़ेगा कि लीफ इसकी मोटी हो जाएगी, और मोटी क्यों होती है, ताकि ये जो आपका जो इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो रिड्यूस हो सके। जैसे कि आपने देखा होगा डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना, उनका लीफ क्या होता है, ठीक होता है, रीज़न ये होता है ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो और वाटर के लॉसेस क्या हो, कम हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर की स्कार्सिटी है। तो जो लीफ होते हैं वो ठीक हो जाएंगे और डार्क ग्रीन कलर के हो जाएंगे, लीफ नेक्रोसिस हो जाएगा, लीफ ग्रोथ मतलब टूट के नीचे गिरने लगेंगे, रूट डेथ हो जाएगी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है वो कैसे मिलता है, भाई वाटर के थ्रू मिलता है, तो वाटर ही नहीं मिल पाता प्लांट को, तो फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होती है, स्कार्सिटी हो जाती है और अल्टीमेटली आपका यील्ड डिक्रीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसे काम करता है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, ये प्रोसेस आपने समझ लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई जो सैलिनिटी हज़ार्ड है इसको हम क्लासीफाई करते हैं किस टर्म में, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं डेसी साइमन पर मीटर से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं डेसी साइमन पर मीटर, और क्लासीफाई करते हैं किस टर्म में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू यूएसडीए के अकॉर्डिंग इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, C1 C2 C3 C4। अब इसे C1 C2 C3 C4 क्या है, अब इस टेबल समझिए। बोलता है कि अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है जिस टाइम उसको हम क्लासीफाई कर रहे थे वो 0 to 0.25 है, किसके अंदर, हमारे इरिगेशन वाटर के अंदर, तो क्या ये वाटर हमारे लिए सेफ़ है इरिगेशन के लिए, या ऑफकोर्स ये सेफ़ है, इसको हम लोग लो सैलिनिटी क्लास में रखेंगे। अगर आपका जो AC है उसका वैल्यू 0.25 से 0.75 के अंदर आता है, तो ये जो होते हैं वह मीडियम होते हैं, मतलब कि इसमें सॉल्ट है लेकिन एज़ कम्पेयर टू C1 थोड़ा लेस है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा सॉइल में आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो लीचिंग है वो काफ़ी धीमा होती है, काफ़ी स्लो होती है। लीचिंग समझते हो क्या होता है भाई, आपने इरिगेशन प्रोवाइड करा तो वाटर नीचे की तरफ मूव करेगा। अब वाटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, साथ में न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लीचिंग बोलेंगे। ठीक है, थर्ड बोलता है C3 में अगर जो आपका EC का वैल्यू है वो 0.75 से 2.25 रहा, तो इसको हम हाई सैलिनिटी क्लास में ले जाएंगे C3 में, और इसको आप यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ में नहीं आता है। अगर करेंगे भी तो आपको स्पेसिफिक आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम बात करें तो अगर EC का वैल्यू 2.25 से 5 के आसपास आ रहा है, तो ये हम लोग C4 कैटेगरीज में रखते हैं, और ये जो होते हैं बिल्कुल भी हमारे लिए या फिर हमारे इरिगेशन पर्पस के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये डेटा जो है फ्रेंड्स वो आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सोडिसिटी हज़ार्ड। सोडिसिटी हज़ार्ड का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोडियम। तो सोडियम भी एक लेवल क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम का आपके इरिगेशन वाटर के अंदर, तो आप ऐसे वाटर को मत दीजिए, क्योंकि ये जो वाटर क्योंकि उसमें क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, आपके एडजॉर्ब समझते हो, एडजॉर्ब का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो गया, केवल ऊपर की तरफ ये गिला हुआ है, उसको एडजॉर्ब बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि जो सोडियम होता है वो एडजॉर्ब करता है कहाँ पे, ऑन द सॉइल कैटायन एक्सचेंज साइट, जहाँ से सॉइल कैटायन एक्सचेंज जो साइट होते हैं ना, वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और सॉइल एग्रीगेट कॉज करेगा, जिसके वजह से बाद में ये टूट के क्या होते हैं, आपके जो पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर, लाइक मैक्रोपोर माइक्रोपोर, उसको ये सील कर देगा, और फिर वाटर को परमेबिलिटी, उसकी वाटर जो मूवमेंट होता है ना उस पर ये अफेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली आपकी प्लांट्स की काफ़ी हद तक वाटर की स्कार्सिटी झेलना पड़ेगा, और फिर उसकी यील्ड भी काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है। तो सोडियम का भी कंसंट्रेशन आपके प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता, और इसको हम लोग इवेल्यूएट करते हैं बाय द फ्लोइंग मेथड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो आपका सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो है। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, बाकी हम लोग इसको समझते हैं डिटेल में। देखिए, SAR इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। इसको किसने दिया था, यूनाइटेड स्टेट ने दिया था। इसको देने वाले जो लेबोरेटरी था वो था यूनाइटेड स्टेट सैलिनिटी लेबोरेटरी। ठीक है, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि SAR को
जो देने वाला लेबोरेटरी था वो था यूनाइटेड स्टेट्स सैनिटरी लेबोरेटरी, और उसने एक फार्मूला दिया और बताया कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर अगर SAR का वैल्यू 0 से 10 के बीच में आता है, दैट मीन्स कि वो कैसा है, लो सोडियम हजार्ड है। उस इरिगेशन वाटर के अंदर सोडियम का कंसनट्रेशन काफ़ी कम है और ये वाटर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर SAR का वैल्यू 10 से 18 के बीच में आया, दैट मीन्स कि मीडियम कैटेगरीज में जाएगा और इसको आप यूज़ करेंगे ऐसे वाटर को एज ए इरीगेशन पर्पज़, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर SAR का वैल्यू 18 to 26 आता है, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका हाई सोडियम हजार्ड कैटेगरीज के अंदर, और ये जो होते हैं वो बहुत सारे क्रॉप्स के लिए अच्छे नहीं होते, तो मोस्टली आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर एबव 26 चला गया तो फिर आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखेंगे कि सोडियम कंसनट्रेशन कितना से कितना तक में आएगा तो हम यूज़ कर पाएंगे। फार्मूला इसका ये है और इसको दिया था USSL नाम के लेबोरेटरी ने। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं। थर्ड आता है आपका अल्कैलिटी हजार्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट से रिश्ता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा एक फार्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला जो है RSC, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। इसको निकालने का एक फार्मूला होता है कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं RSC का वैल्यू, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं दैट इज मेलिक्वेट पर लीटर। ME शॉर्ट में लिखा जाता है MEL, ठीक है, मेलिक्वेट पर लीटर। और इसको जो साइंटिस्ट दिए थे RSC को, वो नाम था उनका ईटन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है फार्मूला? अब आपने इस फार्मूला का यूज़ किया और यूज़ करने के बाद अगर RSC का वैल्यू लेस देन 1.25 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये वाटर आप यूज़ कर सकते हैं सेफली। और अगर इसका वैल्यू 1.25 से 2.5 आ रहा है, दैट मीन्स आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और अगर ग्रेटर देन 2.5 रहा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। देखो, मैग्नीशियम ऐसा माना जाता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है आपके सॉइल के अंदर, तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करे, सॉइल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना, उसको ये डैमेज करेगा। ठीक है, और एक ऐसा माना जाता है कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशियो आपके सॉइल के अंदर 50 से कम हो गया, ठीक है, 50 से कम हो गया, बिलो हो गया, तो ये क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हद तक ये प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। इनका जो फार्मूला है वो ये है। और आप याद रखिएगा क्लोराइड के बारे में, क्लोराइड जो होता है ना, इसको निकालने का फार्मूला ये होता है। और क्लोराइड के कंसंट्रेशन की हम बात करें तो अगर इसका कंसंट्रेशन 4 आता है, आपने इस फार्मूला से निकाला और आप अगर वो 4 आया वैल्यू, तो ये एक्सलेंट वाटर होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर 4 to 7 हुआ तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट क्वार्टली इससे थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है ये। बट अगर 7 to 12 आया तो आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैनेजमेंट के साथ। लेकिन अगर 12 to 20 आया तो यूज़ नहीं कर सकते, ग्रेटर देन 20 आया तो बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो डेटा आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके कुछ मैनेजमेंट की हम बात करें तो अगर इस कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है कि आपके इरिगेशन वाटर के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपके इरिगेशन वाटर के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मैग्नीशियम का ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट का ज़्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो होगा भाई। अब हम क्या करें, हमारे जो हम जिस जगह पे रहते हैं हमारे वाटर ही वैसी है, तो बाहर से तो ना वाटर को इनपुट करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ आइए और फिर आप इरिगेशन करवा दीजिए, आपको तो उसी वाटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट यूज़ करेंगे जिसके वजह से आप ऐसे वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप जिप्सम का यूज़ कीजिए, एक बेस्ट एप्लीकेशन होता है। दूसरा, आप अल्टरनेट इरिगेशन स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, अच्छा सा इरिगेशन स्ट्रैटेजी आप लगाइए। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए। मेथड ऑफ इरिगेशन जो कि बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, जिसमें हमको कम वाटर हमारे पूरे फील्ड में, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसे क्रॉप का यूज़ कीजिए जो कि सॉल्ट टॉलरेंस हो, है ना, जो जल्दी ख़राब ना होता हो। अगर एक्सेस सॉल्ट बढ़ गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे क्रॉप का आप यूज़ कीजिए उसी जगह पे। आप मेथड ऑफ सोइंग थोड़ा डिफरेंट रखिए। ड्रेनेज का अब प्रॉपर एक सिस्टम रखिए ताकि वहाँ पे वाटर लंबे समय तक वो स्टोर ना हो जाए, है ना, प्रॉपर वहाँ से वाटर आए और फिर ड्रेन करके बाहर चला जाए। ठीक है, तो ये भी सारे पैरामीटर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपके जो वाटर है वो इस टाइप से अफेक्टेड है तो।
इसका दूसरा मैनेजमेंट क्या है कि आपको मल्चिंग करना पड़ेगा, सॉइल अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से जब आप ये क्रॉप को लगाने से पहले जो सॉइल की मैनेजमेंट करते हो वो इस तरह से कीजिए ताकि हम जो इस तरह से अफेक्टेड वाटर है वो हमारे क्रॉप को उतना अफेक्ट ना कर पाए। क्रॉप रोटेशन यूज़ कीजिए, तो ये भी एक अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है आपके लिए। नो, अब बात करें हम कि कुछ ऐसे क्रॉप का यूज़ करेंगे जो कि क्या होते हैं, टॉलरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिसको कितना भी आप समझा दो लेकिन वो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है ना, तो वो क्या है, टॉलरेंट है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उसको हल्का सा डांट दो तो वो सुधर जाते हैं, तो अपना पढ़ाई पे फोकस करने लगते हैं, तो सेंसिटिव होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा अच्छे से समझाना ही पड़ता है, फिर वो वही हरकत करेंगे, दैट मीन वो सेमी टॉलरेंट है। समझ आ रहा है। तो ये एग्जांपल आप दिमाग में रखिएगा, है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो कोई डाउट? हाँ, किसी बच्चे ने मुझे मैसेज कर रहा है कि सर आपने जो बताया था सॉल्ट वाला कंसेप्ट वो फिर से रिपीट कर दीजिए। तो ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, आपने मतलब ऑस्मोसिस सही से नहीं पढ़ा है ना क्या। देखो, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। नौ, आपने कभी ना कभी पिकल बनते हुए देखा है, क्योंकि सारा कंसेप्ट इसी से है। आपने पिकल अचार बनाते हुए देखा है ना। तो ठीक है, आपको मैं आम का अचार बनाने के लिए बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखे होंगे कि आपकी जो दादी है ना वो एक जार लेती है, उसमें पिकल को डाल देती है, आम के काट पीस छोटे छोटे पीस करके डाल दिए उसमें। डालने के बाद क्या करती है, ऊपर से ढेर सारा नमक डाल देती है ना। अब ढेर सारा नमक डालने के बाद क्या होगा, क्या होगा, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या होगा, अरे भाई बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है, कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, काफ़ी कम है। कम है ना, अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे सॉल्ट को ऐड कर दिया और उसके कंसंट्रेशन को आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर होंगे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। आपके पिकल में जो भी अचार के अंदर जो जिस चीज़ का आप अचार बना रहे हो, आम का हो गया चाहे आंवला का हो गया, जिसका भी हो गया, उसके में क्या होगा, कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर की तरफ कम है, तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स कि लो कंसंट्रेशन किसके अंदर था, अच्छा पिकल के जो आप यूज़ कर रहे हो सब्सटेंस, उसके अंदर लो कंसंट्रेशन था, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन हाई है। दैट मीन्स वाटर का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा। सेम केस प्लांट के अंदर भी होता है। प्लांट का क्या होता है, सपोज ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, इसका ये रूट है, ठीक है। अब रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर नॉर्मल केस की अगर हम बात करें तो रूट के अंदर कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। रूट के अंदर क्या होता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं तो इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, अरे भाई इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं, इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, क्या होगा इनका कंसंट्रेशन, देखिए इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, आप याद रखिएगा। क्योंकि देखो ना कि आपके जो सॉइल हैं, सॉइल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, कम है। इनके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। हाँ, अभी आप तो घूम जाते हो, अरे भाई रूट के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी तो वाटर जाएगा, है ना। तो इनके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है रूट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सॉल्ट है, मिनरल, इसके अंदर मिनरल्स है। तो मिनरल्स के प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि इसका इनका कंसंट्रेशन रूट का ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। दैट मीन्स कि सॉइल से रूट की तरफ मूव कर जाएगा। नॉर्मल केस के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि रूट के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉइल, क्योंकि रूट के अंदर मिनरल्स होते हैं। और आपने पढ़ा भी जस्ट कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसके अंदर ज़्यादा है रूट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखिए, अब आप ऐसे वाटर का यूज़ कर रहे हो अपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए जिसमें क्या होता है, आपके सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, आपने यूज़ किया, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, सारा कंसेप्ट इसी पे है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इरिगेशन वाटर आप यूज़ कर रहे हो। अब उस इरिगेशन वाटर के अंदर क्या है कि आपने इरिगेशन वाटर, आपने इस क्रॉप को इरिगेशन दिया। अब इसमें क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस इरिगेशन वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ये यहाँ से लीचिंग होते हुए क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, ये सॉल्ट एक्यूमुलेट होने लगेगा। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इरिगेशन दिया, फिर क्या हुआ, इसमें आके सॉल्ट नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो गया। और अब उल्टा हो गया, अब क्या हो गया कि रूट के अंदर कंसंट्रेशन हाई था, लेकिन अब क्या होगा, सॉइल के अंदर कंसंट्रेशन हाई होने लगेगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट।
है ना। अब क्या होगा कि प्लांट जो नॉर्मल प्रोसेस में काम कर रहा था कि रूट का कंसंट्रेशन हाई था, बाहर की तरफ कम था और वाटर हाई लो टू हाई में जा रहा था। अब क्या होगा, क्योंकि बाहर की तरफ आपने सॉइल में कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अब रूट का कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सॉइल थोड़ा कम हो गया, तो वाटर इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट सामना करना पड़ेगा, और जिसके वजह से क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा आपके प्लांट्स को, और फिर ये विल्टिंग होने लगेगा, इनके जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लगेगी, लीफ ड्रॉप होने लगेगा, लीफ नेक्रोसिस होने लगेगा, ठीक है, पुअर जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ बताया था ना यहाँ पे एक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर कि आप ऐसे सॉइल का यूज़ कीजिए जिसके अंदर क्या हो, लीचिंग थोड़ा मॉडरेट हो, लीचिंग कम हो, क्योंकि लीचिंग कम होएगा तो क्या होगा कि आपका जो सॉल्ट है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, ताकि आपका रूट में कोई भी इफेक्ट नहीं हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन था वही रहेगा ना। और आप इसलिए आप यूज़ कीजिए ऐसे वाटर का आप यूज ऐसे कभी कर सकते हैं जहाँ पे जो लीचिंग है ऐसे सॉइल है जो कि लीचिंग वहाँ पे स्लाइटली एज कम्पेयर टू दूसरे सॉइल थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो होप सो गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने ट्राई किया है जितना सिंपल वे में हो सकता है आपको समझाने का। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, और इनके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, सो आप लोग वहां जाके विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और ये टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कई सारे बच्चे होते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, सर मुझे नोट्स चाहिए पूरा सेमेस्टर का। अब मुझे बताओ कि क्या इट इज़ पॉसिबल कि मैं हर एक बुक से 500-600 पेज का PDF बनाऊँ और आपको प्रोवाइड करूँ? तो किसी टॉपिक पे दिखा था क्योंकि मैंने मैक्सिमम आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक से मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ जाइए, उसको देखिए, पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो यहाँ तो आप कर ही सकते हैं ना। आपको बना बना खाना तो मिलेगा तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए आपको आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने ट्राई किया है कि जितना भी हो सकता है आपको मैं सिंपल वे में समझाने का। फिर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए, पूरा पूरा सेमेस्टर का नहीं, किसी टॉपिक का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो बोलेंगे तो वीडियो भी बना के दे दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।